स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स और ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स में हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ सल्फोनिक एसिड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सल्फोनिक एसिड की सिंथेसिस और इसका स्ट्रक्चर किया था। आज हम इसकी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो सल्फोनिक एसिड, ये फॉर्मूला होता है सल्फोनिक एसिड का RSO3H। इसमें मेनली 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो होती है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। ये वाले जो हाइड्रोजन है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हैं, तो ये होती है इजीली आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। तो जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है वो है बिकॉज ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। और जो सेकेंड रिएक्शंस होंगी वो होगी इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से। इसमें सिर्फ ये हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व नहीं होगी, कंप्लीट ये वाला ग्रुप होगा, ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे ग्रुप से। तो सेकेंड कैटेगरी होगी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। और जो थर्ड कैटेगरी है रिएक्शंस की, उसमें ये जो कंप्लीट सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ये कंप्लीट ग्रुप ही रिप्लेस हो जाएगा। तो थर्ड कैटेगरी होगी हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये 3 टाइप की रिएक्शंस होंगी। फर्स्ट में जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है इसकी रिप्लेसमेंट होगी। सेकंड जो हम रिएक्शंस करेंगे उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। और थर्ड टाइप्स की रिएक्शंस में ये कंप्लीट सल्फोनिक एसिड ग्रुप ही रिप्लेस हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेबल हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शंस होती हैं। तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मतलब H पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब भी हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा एज ए प्रोटोन ही बाहर आएगा। तो प्रोटोन किसी भी मॉलिक्यूल से अगर H पॉजिटिव आयन बाहर निकलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड का नाम देते हैं। और इसके तो नाम में भी क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो जो फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी या रिएक्शन हम मान लेते हैं, तो वो क्या होगी, हम चेक करेंगे सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या कुछ और जो एसिड है उनके साथ हम कंपैरिजन भी करके देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सल्फोनिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरेबल होती है सल्फ्यूरिक एसिड के। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सल्फोनिक एसिड इज कंपेरेबल टू सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड के इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसके इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के पीछे रीज़न क्या है, देखो हम इसके स्ट्रक्चर को एक बार फिर से लिखते हैं। एसिड कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब ये वाली हाइड्रोजन जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है ये जल्दी रिमूव हो जाए यहाँ से। और ये हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, कुछ तो इसी वजह से ये जल्दी रिमूव होगी, कुछ क्या है यहाँ पर सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन एटम अटैच हैं, दोनों ही सल्फर के साथ डबल बॉन्डेड भी हैं। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये इस हाइड्रोजन के रिमूवल को फैसिलिटेट करते हैं, इसको ये इन्हेंस कर देते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को। तो इन दोनों ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से भी ये हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इनका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और इस हाइड्रोजन की रिमूवल काफ़ी इजी हो जाती है, ये जल्दी रिमूव हो जाता है। इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हम कंपेयर करें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को जो और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर कंपेयर करके देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये होता है फॉर्मूला। तो सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से काफ़ी ज़्यादा होती है। इनको तो हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड होते हैं, वाटर में भी कम्प्लीटली आयोनाइजेबल नहीं होते। और जो सल्फोनिक एसिड है इसकी स्ट्रेंथ अभी भी मैंने बताई कि ये कंपेरेबल होती है सल्फ्यूरिक एसिड के। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाटर में भी कम्प्लीटली आयोनाइजेबल है, completely ionizable in water। अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे सल्फोनिक एसिड, अगर वाटर में हम इसे डिजोल्व करते हैं तो ये सल्फोनेट आयन बन जाएगा और साथ में हाइड्रोनियम आयन।
और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जो भी एसिड बेस रिएक्शन होती हैं वो मेनली रिवर्सिबल रिएक्शन से होती हैं। तो ये कम्प्लीटली आयोनाइजेबल है, पूरा 100% आयोनाइज हो जाता है जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हम इन दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेनली सल्फोनिक एसिड ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है। तो पहले हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं सल्फोनिक एसिड के। ये है सल्फोनिक एसिड। जब यहाँ से हम इस प्रोटॉन को रिमूव करते हैं तो ये रह जाएगा हमारे पास सल्फोनेट आयन। यहाँ देखो, सल्फोनेट आयन में ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनायन बन गया है, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेट एनायन। और ये सल्फोनेट एनायन रेजोनेंसली स्टेबलाइज है बाय 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस आयन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट तो ये बना हुआ ही है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर डबल बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके नेगेटिव चार्ज आ गया इस वाले ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस यही डबल बॉन्ड बना लेगा और इस बार बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला। इधर डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो देखो, ये जो सल्फोनेट आयन बना था ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज है बाय 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है जिनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्ज हो रहा है। एक तो इससे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे या नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चार्ज हो सिर्फ एक ही एटम के ऊपर है, और एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर हो जिसमें 2 या 3 के ऊपर वो डिस्पर्ज हो जाए। तो जहाँ पर एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है ये डिस्पर्ज हो रहा है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 3 एटम्स के ऊपर आ रही है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इन तीनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखाएंगे पहले। अब देखो, तीनों ही ऑक्सीजन के साथ एक स्ट्रक्चर में तो सिंगल बॉन्ड है और दूसरे में वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसमें इधर भी डबल बॉन्ड है और इस स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड है। सेम इस ऑक्सीजन के लिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो सिंगल बॉन्ड है सल्फर का ऑक्सीजन के साथ और बाकी के 2 में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ क्या होगा, इन तीनों ऑक्सीजन का सल्फर के साथ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो जो दूसरा बॉन्ड है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और नेगेटिव चार्ज इसका बाहर दिखा देंगे। तो ये है मेनली सल्फोनेट एनायन जो रेजोनेंसली स्टेबलाइज है बाय दीज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। काफ़ी स्टेबल सल्फोनेट एनायन बनता है जब हम सल्फोनिक एसिड से हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देते हैं। अब सेम हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एनायन बनेगा कार्बोक्सिलेट एनायन, उसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलेट एनायन ओ नेगेटिव। कार्बोक्सिलेट एनायन है, इसके भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया है डबल बॉन्ड। तो देखो, जो कार्बोक्सिलेट एनायन बना है उसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बन रहे हैं। अब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों ऑक्सीजन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और बाहर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर हम सल्फोनेट एनायन और कार्बोक्सिलेट एनायन को कंपेयर करें तो सल्फोनेट एनायन में क्या था, जो नेगेटिव चार्ज था 3 ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्स था, और कार्बोक्सिलेट एनायन में ये नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन के ऊपर ही डिस्पर्स है। तो यहाँ पर ये कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू सल्फोनेट एनायन। या सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि इसके सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे और सल्फोनेट एनायन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो सल्फोनेट एनायन ज़्यादा स्टेबल है और इसका रिवर्स करके चलें तो सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की सल्फोनिक एसिड
इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर। हम सल्फोनिक एसिड का कैसे बताएंगे। सेकंड है, अगर हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। अब एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, जो नॉर्मल एसिड्स की हम रिएक्शन करवाते हैं। सल्फोनिक एसिड बेस, मान लो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, इस हाइड्रोजन की जगह ये वाला सोडियम आ जाएगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। ये क्या बन गया, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सोडियम। यहाँ पर ये जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल या अराइल ग्रुप, उसका हम नाम लिखेंगे एल्केन सल्फोनेट। ऐसे एक एक्चुअल में एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। लो हमने ले लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से ये बन गया, जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया सोडियम से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो जो नॉर्मल हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्शन है। जब सल्फोनिक एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस बेस का साथ सोल्ट बन जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये थी ये दो रिएक्शंस थी। एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि दोनों में ही हमने क्या किया, इसकी एसिडिक कैरेक्टर को ही बताया है। जब बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बना रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। और पहले वाले स्टेप में हमने इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और ये चेक किया था कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम इसकी रिएक्शंस करेंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सी आयन, बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी आयन की OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट की वजह से कैसे रिएक्शंस होती हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेसमेंट, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर जो ये वाली दोनों ऑक्सीजन हैं, ये इस कंपाउंड मॉलिक्यूल से इस हाइड्रोजन की रिमूवल को फैसिलिटेट करती हैं और इसी वजह से ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसकी रिमूवल को ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देती हैं। तो सल्फोनिक एसिड में ऐसे रिएक्शंस काफ़ी मुश्किल से होती हैं जिसमें हमें कम्प्लीटली हाइड्रोक्सी ग्रुप को ही रिमूव करना हो। इसका रीज़न क्या है कि ये दोनों ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस हाइड्रोजन आयन को एज ए प्रोटॉन यहाँ से रिमूव कर देती हैं। फिर भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, मेनली इसके में हम जो हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव होगा वो रिएक्शंस हम करेंगे एक थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, और दूसरी रिएक्शन हम करेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। इन दोनों कंपाउंड्स के साथ जब सल्फोनिक एसिड की हम रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाता है बाय क्लोरीन और ये बन जाएगा सल्फोनाइल क्लोराइड। तो चलो चेक करते हैं दोनों रिएक्शंस को हम। हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लिया, इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था OH, अगर इसको सिंपली हम रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं SO2OH। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा यहाँ क्लोरीन से। SO2 एज इट इज है और साथ में क्लोरीन और आ जाएगा, तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसके साथ में POCl3 एंड 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन है, यही सेम रिएक्शन होगी अगर हम इसकी जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसकी रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाएं। SOCl2 ये थायोनाइल क्लोराइड होता है और जब SO2Cl ये वाला ग्रुप लग जाता है तो इसे हम बोलते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड। तो चलो चेक करते हैं।
सल्फोनिक एसिड, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ। प्रोडक्ट हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन में बना था बिल्कुल वही बनेगा, सल्फोनाइल क्लोराइड, SO2 ग्रुप एज इट इज है और यहाँ पर लग गया एक क्लोरीन, तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। साथ में बनेगा एक मॉलिक्यूल HCl का और एक SO2 का। ये रिएक्शन है। एक हम इसी में रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेशन ऑफ, ये थी रिएक्शन फर्स्ट, नाम दे देते हैं हम इसे, दिस इज सेकेंड रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन बिकॉज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, थर्ड रिएक्शन होगी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एनहाइड्राइड बनाते हैं वैसे ही सल्फोनिक एसिड से भी हम एनहाइड्राइड बना सकते हैं। एनहाइड्राइड क्या है? हाइड्राइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल, एनहाइड्राइड मतलब उस मॉलिक्यूल से हम एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेंगे। सल्फोनिक एसिड, और इसके लिए एनहाइड्राइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, एक ऐसा रिएजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब कर ले। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हम यूज़ करते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों ही डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं। अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेके चलेंगे यहाँ पर, तो हो सकता है कुछ साइड रिएक्शन भी हो जाए, तो यहाँ पर हम लेंगे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, जहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल इसको मिलता है ये उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम सल्फोनिक एसिड के, तो SO2 साथ में एक ऑक्सीजन SO2R, ये बन जाता है सल्फोनिक एसिड का एनहाइड्राइड। नाम भी इसका नॉर्मल हम बोल सकते हैं सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अनहाइड्राइड बन जाता है। डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर तो SO2 ग्रुप है, वहाँ क्या आ जाएगा? CO। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करके लिखते हैं अनहाइड्राइड को, तो ये क्या होगा? सल्फर के साथ ये 2 ऑक्सीजन है, साथ में एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसके साथ फिर से ये वाला सल्फर ग्रुप आ गया, और ये है सल्फोनिक एसिड अनहाइड्राइड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अनहाइड्राइड लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? C+O ऑक्सीजन। सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ पे CO ग्रुप होता है और यहाँ SO2 ग्रुप है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड सल्फोनामाइड। उसमें भी जब हम ये दोनों कंपाउंड बनाते हैं सल्फोनिक एसिड और सल्फोनामाइड, इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड सल्फोनामाइड। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि सल्फोनिक एसिड होता क्या है। सल्फोनिक एसिड बनाते हैं तो ये होगा OR, ये सल्फोनिक एसिड होता है। तो ये है सल्फोनिक एसिड। अगर सल्फोनामाइड की हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा NH2 ग्रुप, ये है सल्फोनामाइड। और इन दोनों को ही हम बनाएंगे सल्फोनाइल क्लोराइड से। पहले सल्फोनिक एसिड से सल्फोनाइल क्लोराइड बनाएंगे, जो हमने ऊपर वाली रिएक्शंस में किया है थायोनाइल क्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके। ये है सल्फोनाइल क्लोराइड। तो हमें जो भी सल्फोनिक एस्टर बनाना हो उसमें हम बनाएंगे, सबसे पहले लेके चलेंगे सल्फोनाइल क्लोराइड। ये यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, सल्फोनिक एसिड नहीं, सल्फोनिक एसिड तो हम लेके ही चल रहे हैं, सल्फोनिक एस्टर। तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ये हमारी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एस्टर एंड सल्फोनामाइड। ये है फॉर्मूला सल्फोनिक एस्टर का और ये सल्फोनामाइड का। इन दोनों की ही फॉर्मेशन के लिए हम लेके चलेंगे जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल या कंपाउंड होगा वो सल्फोनाइल क्लोराइड। किसी भी कंपाउंड का सल्फोनाइल क्लोराइड बनाएंगे हम।
डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड से हम ये नहीं बना सकते हैं, पहले सल्फोनिक एसिड से सल्फोनाइल क्लोराइड और फिर सल्फोनाइल क्लोराइड से सल्फोनिक एस्टर या सल्फोनामाइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ही ले लेते हैं यहाँ पे, SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसी अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्लोराइड ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा इस इथोक्साइड ग्रुप से। SO2 एज इट इज है और क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, OC2H5। साथ में क्या रह गया, एक क्लोराइड यहाँ से निकला है और H पॉजिटिव यहाँ से, तो एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गया HCl। इसका नाम देखो क्या होगा, जैसे नॉर्मल एसिड सॉरी एस्टर का हम नाम लेते हैं वैसे ही इसका करेंगे। सबसे पहले ये वाला ग्रुप इथाइल, उसके बाद जो ये वाला R ग्रुप है बेंजीन सल्फोनेट, इथाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये होता है सल्फोनिक एस्टर की नेमिंग। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लेंगे, तो ये जो क्लोराइड है ये रिप्लेस हो जाएगा NH2 ग्रुप से। अब देखो सल्फोनामाइड में हमें क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप है सल्फर के साथ डायरेक्टली NH2 चाहिए हमें, तो इसकी हम सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ और ये क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा अमाइड ग्रुप। ये इसके साथ थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कि प्लस किया हमने 2 NH3 मॉलिक्यूल्स को। SO2 एज इट इज है और इसके साथ में लग गया एक NH2 ग्रुप और यहाँ पर साथ में बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। एक NH3 यहाँ से, एक हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा रह गया है और क्लोराइड आयन यहाँ से NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और ये बन गया है बेंजीन सल्फोनामाइड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अमाइड बना सकते हैं वैसे ही सल्फोनिक एसिड से भी हमने अमाइड या एस्टर बना सकते हैं, तो बेंजीन सल्फोनामाइड। ये थी रिएक्शंस बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हम कुछ रिएक्शंस करेंगे जिसमें कंप्लीटली सल्फोनिक एसिड ग्रुप को ही रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है हम इसको रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से, या इसको हम बोल सकते हैं डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करते हैं उसमें सल्फोनेशन करते हैं। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H ग्रुप लग जाता है, तो जब इस ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन से तो उसको हम नाम देते हैं डीसल्फोनेशन। और सल्फोनिक एसिड का डीसल्फोनेशन हम करते हैं, नॉर्मली हम उसे हीट करेंगे। कोई भी हम सल्फोनिक एसिड लेते हैं, इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। यहाँ पर स्टीम का फॉर्मूला भी वाटर ही होगा, लेकिन हम हाई टेम्परेचर रखेंगे, ये स्टीम की फॉर्म में होगा। तो जब स्टीम के साथ हम इसे हीट करते हैं तो ये बन जाता है अल्केन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, डीसल्फोनेशन करेंगे। सेकंड है हम इससे फिनोल बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगता है। एक और बात, ये जितनी भी जिसमें ये वाला ग्रुप रिप्लेस होता है ये रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड में ही होती हैं। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड में ही करेंगे हम ये वाले रिएक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ फिनोल हम एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेके चलते हैं, उसमें SO3H ग्रुप रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सल्फोनिक एसिड का पहले हम सोल्ट बनाएंगे, सोडियम सोल्ट लेके चलेंगे सल्फोनिक एसिड का, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे फिर से स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इन्हें हम फ्यूज कर देंगे आपस में।
पहले क्या लिया, सोडियम सोल्ट लिया सल्फोनिक एसिड का, जो भी हमें जैसे फिनोल बनाना है या जो भी जिस भी कंपाउंड में हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगानी है वही हम यहाँ लेके चलेंगे, उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास RONA। साथ में एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमें सोडियम सल्फाइड का प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ये देखो सोडियम सोल्ट बन गया है, इसकी हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे किसी डाइल्यूट एसिड के साथ और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर एक्चुअल में हम जनरली R ग्रुप ना लेके चलें तो बेंजीन लेके चलते हैं, क्योंकि मेनली ये वाली रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही होंगी, तो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सोल्ट लेंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। शायद पेन खत्म हो गया है, 1 मिनट रुकिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनेट, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ। तो ये कंपाउंड बन गया हमारे पास सोडियम सोल्ट ऑफ फिनोल या सोडियम फिनोक्साइड। इसमें फर्दर हम डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे कोई भी, तो ये बन गया फिनोल। ये थी हमारे पास रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ फिनोल बाय यूजिंग सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे जिसमें हम रिप्लेस करेंगे SO3H ग्रुप को बाय साइनाइड ग्रुप। तो ये अभी हम जितनी भी रिएक्शंस करेंगे इन सब में ही हम सोडियम सोल्ट लेके चलेंगे, एक सल्फोनिक एसिड का कोई भी सोल्ट लेंगे हम यहाँ पर, सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे NaCN के साथ। यहाँ पर ये वाला ग्रुप आ गया और साथ में बन गया है सोडियम सल्फाइड। ये कंपाउंड है बेंजीन या बेंजोनाइट्राइल। नेक्स्ट रिएक्शन इसी से बता देती हूँ। अगर हम इसकी सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं NaNH2 के साथ, तो ये वाला ग्रुप रिप्लेस हो जाता है बाय NH2 ग्रुप। एक जैसी रिएक्शंस हैं, बिल्कुल सिंपल सी। यहाँ पर आ जाएगा NH2 और साथ में ये बन गया सोडियम सल्फाइड। ये कंपाउंड है एनिलीन। तो देखो सल्फोनिक एसिड से हम फिनोल बना सकते हैं, बेंजोनाइट्राइल बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं और हम थायोफिनोल भी बना सकते हैं अगर सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा SH ग्रुप और साथ में सोडियम सल्फाइड। ये थी रिएक्शंस रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप को हम साइनाइड से रिप्लेस कर सकते हैं, फिनोल हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, अमाइड ग्रुप NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, अमीन सो इज नॉट अमाइड। और जो SH ग्रुप है थायोफिनोल बन गया इसका नाम, SH ग्रुप से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड में जिसमें हम किसी भी ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जो मेन बेंजीन रिंग होती है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर रिएक्शंस होती हैं। जैसे ये है हमारे पास सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड ऐसी रिएक्शंस है जो इस ग्रुप के ऊपर तो रिएक्शंस नहीं होंगी, लेकिन साइड में इन कार्बन्स के ऊपर रिएक्शंस हो सकती हैं, जो अदर पार्ट है सल्फोनिक एसिड के अलावा वहाँ रिएक्शंस होंगी। तो सल्फोनिक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमें पता है कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये सारी रिएक्शंस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है मेटा कार्बन पर, मेटा पोजीशन पर, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो मेटा कार्बन है इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है।
इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे हैलोजनेशन होती है एक रिएक्शन, जिसमें हम हैलोजन ऐड करेंगे। हैलोजनेशन जैसे ब्रोमिनेशन करवा देते हैं, तो मेटा पोजीशन पर एक ब्रोमीन ग्रुप ऐड हो जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट मेनली नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये तो सब में ही होती है, जहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो बिल्कुल आंख बंद करके ये तो हो ही जाते हैं कि सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। तो नेक्स्ट हम करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमें चाहिएगा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, इसका नाम क्या होगा, मेटा पे नाइट्रो है, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है सल्फोनेशन, कि एक और सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी लग सकता है इसके साथ, सल्फोनेशन रिएक्शन। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ही ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो मेटा कार्बन पर एक और सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा। नाम बिल्कुल सिंपल होगा इसका, मेटा के ऊपर ये दूसरा ग्रुप लगा है तो मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जैसे ऑक्सैलिक एसिड है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं तो हम उनको कैसे बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ भी मैंने सेम ही लिख दिया, डाइसल्फोनिक एसिड। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी नंबर 1 पे आती है। अगर वो चाहे कुछ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, जो भी ग्रुप लगा हो, मेन फंक्शनल ग्रुप हम इसी को कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ही सल्फोनिक एसिड हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड। यहाँ पर नाइट्रो, क्लोरीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो भी ग्रुप होगा उसको हम एज ए सब्सटीट्यूएंट ही लेके चलेंगे। अगर हाइड्रोक्सी होता है तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड को हम मेन ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो ये थी रिएक्शंस सल्फोनिक एसिड की। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस किया, फिर हाइड्रोक्सी आयन की रिप्लेसमेंट की वजह से कुछ रिएक्शंस हुई, और लास्ट में थी सल्फोनिक एसिड ग्रुप को ही रिप्लेस कर दिया। और जो 4th कैटेगरी की रिएक्शंस थी जिसमें क्या था कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसके ऊपर तो रिएक्शंस नहीं हो रही है, लेकिन जो भी बाकी का न्यूक्लियस रह गया, जो रिंग रह गई है, उसके ऊपर अदर रिएक्शंस हो रही हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर समझ में आ गया हो। थैंक यू।